सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको जो अपना राजस्थान बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए जो एक मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है वो पूरा का पूरा मैंने प्रिंट करके आपको समझाया था कि इसमें 4 सेक्शन होंगे और चारों सेक्शन के कुल टोटल मिला के मार्क्स जो है 80 मार्क्स का ये पेपर होगा अपना। ठीक है। और इसमें जो है सेक्शन ए में क्या आएगा, सेक्शन बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा। ठीक है। तो सेक्शन ए जो है, अब जो पैटर्न बोर्ड ने बताया उसी की मैं बात कर रहा हूँ और उसी को पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी पैटर्न पर बेस्ड जो वीडियोस जो है मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। मात्र अपने पास 30 या 35 दिन अब बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फास्ट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल डीपली अब जाने का टाइम नहीं है। ठीक है। तो देखिए, सेक्शन ए में आपको दो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होंगे ये पैसेज और ये बाहर से दिए जाएंगे और इनको जो है हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला जो पैसेज है उसमें आपको पता है कि वो 6 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसमें एक एक मार्क के 6 क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे और वो सारे MCQ टाइप होंगे। MCQ का मतलब ABCD वाले होंगे, अवसद वाले होंगे। ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक को चूज करना है। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। पैसेज का सबसे बड़ा रोल है 10th क्लास के इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि अनसीन पैसेज भी आएंगे और इसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वहाँ से भी पैसेज आएंगे और पोइट्री सेक्शन है वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट आपको दिए जाएंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका पैसेज का ही है। तो देखिए, अनसीन पैसेज को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट चलेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा फॉलो दीज स्टेप्स। यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप टू सोल्व एन अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को सोल्व करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि पैसेज को एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है, केयरफुली इसे रीड करना है। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसके बाद जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर मोस्टली शुरुआत की 2-4 लाइंस में ही छुपा होता है, वही आपको ढूंढना है। बिल्कुल ये जनरल फैक्ट है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं एक या दो, उनका जो आंसर होता है वो भी 2 या 4 नंबर की लाइन में हमें मिल जाता है। तो वही आपको ढूंढना है। इसे इसे मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके आपको बताऊंगा। मेरे पास जो है मॉडल पेपर है और सोल्व पेपर भी है, तो उसे से मैं आपको ढंग से इसे समझा दूंगा। अब देखिए, तीसरा स्टेप जो है वो हम चलते हैं, तो हमें जो है ये आ गए हम सी पर। तो देखिए, आपकी वोकेबलरी और ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पुराने फॉर्मूले से ही हमें चलना होगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इससे मेरा मतलब ये है कि आपका जो शब्द ज्ञान है और आपकी ग्रामर की जो नॉलेज है, जैसे टेंस है आपके सिलेबस में है, टेंस है, इसके अलावा आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन टैग है और टेंसेज में जनरल जो फैक्ट है वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, ये भी आपके ग्रामर पोर्शन में है। उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आपको पैसेज को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो पैसेज अवेलेबल कराया जाता है और जो इन पांचों ग्रामेटिकल टॉपिक्स की अच्छी नॉलेज रखता है वो उसे आसानी से कर सकता है। लेकिन मान लीजिए किसी के पास नहीं है, ऐसा भी है, बहुत से ऐसे भी है जो अब लास्ट स्टेज चल रहा है, हमें तो पेपर को सोल्व करना है और जो है इस 10th क्लास को पास करना है, तो फिर उसके लिए आपको पुराने फॉर्मूले से चलना होगा। पुराने फॉर्मूले से मतलब वही है, ये अक्सर करते ही है स्टूडेंट। क्या होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड, जो मेन वर्ड दिए हैं उस वर्ड को हम पैसेज में ढूंढते हैं और उस पूरी की पूरी लाइन को हम वहाँ पे आंसर में लिख देते हैं। हालांकि ये हमेशा सक्सेस नहीं होती है ये ट्रिक, लेकिन फिर भी काम करती है, आपको पास कराने के लिए पर्याप्त है। अब जो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल उसी का आंसर देना है।
तो हमें केवल उसी चीज़ का आंसर देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। जो पुराने फॉर्मूले से हम लिखते हैं पूरी की पूरी लाइन, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, बस इसीलिए मैंने बात लिखी है कि अगर आपको ग्रामर और वोकेबलरी की अच्छी नॉलेज है तो फिर केवल वही चीज़ लिखनी है जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, पूरा का पूरा 2-3 लाइन का जो को नहीं उतार देना है हमें। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, ये अपने पैसेज आएगा, उसे मैं पूरा सोल्व करके बता दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें है कि हाउ ओल्ड वाज द गुरु, तो हाउ ओल्ड वाज द गुरु का आंसर क्या है कि जो गुरु था वो कितने एज का था, उनकी उम्र क्या थी, कितना बूढ़ा था, हाउ ओल्ड वाज द गुरु। तो द गुरु वाज 70 years ओल्ड, तो गुरु जो है वो 70 साल का था। लेकिन अगर इसे ही आप लाइन में देखोगे, पूरा का पूरा उतारोगे, तो कुछ अलग ही इसका अर्थ निकल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, देखिए बुक के थ्रू, बुक में लिखा हुआ है, देखिए इस पैसेज में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम आ जाते हैं, वन डे हिज गुरु, वन डे, आप इसे जूम करके देख लेना, वन डे हिज गुरु अबाउट 70 years ओल्ड, एक दिन उसके गुरु जो कि लगभग 70 साल के थे, आस्क्ड द यूथ, उन्होंने उस यूथ को यानी कि युवा व्यक्ति को कहा, टू अकम्पनी हिम, कि उसके साथ आए, ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पर, अक्रॉस द हिल्स, पहाड़ों के पार। तो एक दिन उसके गुरु ने जो कि 70 साल के थे, उन्होंने अपने शिष्य को, उस यूथ को जो है पहाड़ों के पार ट्रिप पर अपने साथ चलने के लिए कहा। ये पूरी की पूरी लाइन आप उतार दोगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो देख लिए काफी एक्स्ट्रा चीजें इसमें आ गई, हमें तो केवल ये लिखना है कि उसके गुरु जो थे वो 70 years ओल्ड थे, तो हिज गुरु वाज 70 years ओल्ड, ये अपना एनफ हो गया। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो फिर ये पूरा का पूरा ही आपको लाइन वहां पे लिखनी पड़ेगी, जो कि पुराना फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड वाज द गुरु वाज 70 years ओल्ड। इसी तरह से व्हाट स्पान द केजम, व्हाट स्पान द केजम, जो खाई थी, गहरी खाई, केजम का मतलब होता है गहरा खड्डा या खाई, गल्फ वगैरह। तो उस खाड़ी के ऊपर कौन सी चीज मतलब पड़ी हुई थी जो उसे जोड़ रही थी, स्पान द केजम, तो वो एक लकड़ी का लट्ठा था, अ सिंगल लॉग स्पान द केजम। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। हमें वर्ड का आंसर देना है, वर्ड का मतलब क्या है, क्या, और इसका आंसर हो गया अ सिंगल लॉग। क्या वहां पे क्या पड़ा हुआ था, अ सिंगल लॉग वहां पे पड़ा हुआ था। तो हमने सीधे सीधे वर्ड को हटाया और वर्ड के बजाय अ सिंगल लॉग लिख दिया, और बाकी जो है पूरा का पूरा सेंटेंस जैसा का जैसा ही उतार दिया। देखिए वाट स्पान द केजम, वाट के बजाय हमने क्या लिखा, सिंगल लॉग, एक, केवल एक सिंगल लॉग जो है लकड़ी का लट्ठा, स्पान द केजम, उस केजम को स्पान कर रहा था, उस पे बिछा हुआ था। ठीक है, अब तीसरा हम आगे चलते हैं। तो इसमें यह भी है कि आपको जो है WH वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि अगर आपने जो है क्वेश्चन टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़े तो ये आपको होगी। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे वाट, वाट का मतलब होता है क्या, हूँ का मतलब कौन या किसने, वाई, वाई का मतलब क्यों, वैन, वैन का मतलब कब, यानी इसका आंसर टाइम में आएगा। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, यानी कि प्लेस में आएगा, कोई भी स्थान इसके आंसर में आएगा। विच यानी कौन सा, कौन सी। ठीक है, हूँ मैंने किसे, किसको, इसका आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें मिलता है। हूँ यानी किसका, किसकी, किसके, पोजेशन यानी किसी के अधिकार में कौन सी चीज है, तो ये पोजेशन को पूछता है हूज। अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जहां भी क्वेश्चन हूँ से स्टार्ट होता है, ये केवल हूँ के साथ होता है, अदर किसी के साथ भी ये नहीं होता है, केवल हूँ की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट हूँ, एंड समटाइम्स वॉट, कभी कभी वॉट भी हो जाता है। जहां भी क्वेश्चन हूँ से स्टार्ट होता है तो आंसर में हमें केवल हूँ के बजाय जो सब्जेक्ट आंसर यानी कि जो कर्ता, कर्ता ही उसका आंसर होता है। हूँ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है
तो हूँ हमेशा इंक्वायरी करता है कर्ता के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हूँ को हटा देंगे और हूँ के बजाय जो आंसर है अपना सब्जेक्ट उसे लिख देंगे। उसे लिखना, बाकी पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसी उतार देनी है। ये हूँ के साथ होता है, ये बहुत ही सिंपल है। हूँ से भी क्वेश्चन एक दो आपको मिल ही जाते हैं पैसेज में, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे हु मिस्ड द टारगेट, हु मिस्ड द टारगेट, टारगेट को किसने मिस किया यानी कि निशाना चूक गया। तो कौन निशाना चूक गया, तो ये कौन कौन है, ये कौन है अपना द यंग आर्चर। द यंग आर्चर मतलब वो जो युवा धनुर्धर था, यानी धनुष चलाने वाला तीरबाज, तीरंदाज को कहते हैं आर्चर। तो द यंग आर्चर हमने हूँ के बजाय सीधा लिख दिया द यंग आर्चर। इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस हमने उतार दिया। देखो मिस्ड द टारगेट, यहाँ भी आ गया मिस्ड द टारगेट, द यंग आर्चर मिस्ड द टारगेट, ठीक है। और हु हेल्प द यंग आर्चर, ये अपना जो पैसेज दिया हुआ है अनसीन पैसेज बोर्ड के द्वारा, उसी में ये क्वेश्चन है। हु हेल्प द यंग आर्चर, किसने हेल्प की यंग आर्चर की, यानी कि किसने सहायता की उस युवा तीरंदाज की। तो युवा तीरंदाज की सहायता किसने की थी, उसके गुरु ने की थी। हिज गुरु हेल्प द यंग आर्चर, हु कोट आया और सीधा हमने यहाँ का आंसर लिख दिया हिज गुरु, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो देखिए जब आंसर दें तो WH वर्ड को हटा दें। जब भी WH वर्ड से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पे वाट आएगा, वेन आएगा, वेर आएगा, वाई आएगा, जो भी WH वर्ड आएगा, हाउ मच, हाउ ओपन, उसको हमें हटा देना है। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखना है, जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पहले लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। और सब्जेक्ट के बाद जो है हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद मेन वर्ब लिखनी है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो बाकी है वो सारा, जैसे व्हाट डिड ही बिगिन टू बूस्ट, व्हाट डिड ही बिगिन टू बूस्ट, व्हाट यानी क्या, बिगिन यानी कर दिया उसने, बूस्ट यानी सेखी बगारना या डींगे हाँकना। तो उसने, उसने किसने, यहाँ बात हो रही यंग आर्चर की, उसने क्या बोस्ट करना शुरू कर दिया, उसने किस तरह से डींगे मारना शुरू कर दी या अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। क्या बोस्ट करने लगा था वो, यंग आर्चर बोस्ट करने लगा था। तो ये अपने को पैसेज में जो है आंसर मिल जाएगा कि यंग आर्चर जो है ही बिगेन टू बोस्ट, उसने शुरू कर दिया ये बोस्ट करना, दैट की ही वाज अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु, ग्रेटर यानी महान, आर्चर देन हिज गुरु, उसके गुरु से भी। तो वो ये बूस्ट करने लगा कि वो तो उसके गुरु से भी जो है महान तीरंदाज है, ऐसा वो सेकी बगारने लगा था। इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमने क्या किया कि वोट को हटा दिया है और इसके बाद डिड को, हेल्पिंग वर्ब को भी हमने हटा दिया, सीधा सब्जेक्ट पे आ गए। सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हमें या तो हेल्पिंग वर्ब रखनी है या फिर जो दो दो टेंस है अपने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें जो है असर्टिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो हमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखनी है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखनी है। तो ही तो हो गया सब्जेक्ट और बिगिन हो गया मेन वर्ब। इसके बाद जो आंसर है वो हमें लिखना है, बस ये इसमें समझाया मैंने इस स्टेप में। ही बिगेन टू बॉस्ट दैट ही वाज अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु, वो इस बात को बॉस्ट करने लगा कि वो तो उसके गुरु से भी महान धनुर्धर था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई वाई डिड द गुरु टेक द यंग आर्चर विद हिम, वाई का मतलब क्यों, द गुरु, वाई डिड द गुरु, गुरु टेक द यंग आर्चर, उस युवा आर्चर को विद हिम, उसके साथ क्यों लेकर गए। तो गुरुजी जो थे उस युवा धनुर्धर को अपने साथ क्यों लेकर गए, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो लेके गए थे, उसका जो घमंड हो गया था इस बात का, उसे तोड़ने के लिए वो लेकर गए थे, उसे सबक सिखाने के लिए वो लेकर गए थे कि इस तरह से हमें बोस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी जो एबिलिटी पर घमंड नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाओ लेकिन अपनी एबिलिटी पर कभी घमंड नहीं होना चाहिए। बस इसी बात का एहसास वो उस शिष्य को कराना चाहते थे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, द गुरु टुक द यंग आर्चर,
गुरु जो है, अब देखिए यहाँ से शुरू किया है हमने सब्जेक्ट से, WH वर्ड को हटा दिया है, हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया है और सीधे आ गए अपन सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट द गुरु। फिर इसके बाद मेन वर्ब हमने लिख दी टुक द यंग आर्चर, उस युवा तीरंदाज को लेकर गए, विद हिम उसके साथ, किसके लिए, टू ब्रेक हिज एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, उसे जो घमंड हो गया था उस घमंड को तोड़ने के लिए वो उसे अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने उसका टेस्ट लिया था वहां पे और उसे वो बताना चाहते थे कि किस तरह से आप ये गलत कर रहे हो, जो आप बोस्ट कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम। अब मैं आपको जो है पैसेज जो है सोल्व करके बता देता हूँ। दोनों ही पैसेज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और उसे अच्छे से समझ लेंगे। ए, ये ठीक है। तो देखिए ये रहा अपना पैसेज जो बोर्ड ने दिया हुआ है, इससे आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना। इससे मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम ही कर लेते हैं हम। तो ये देखिए ये है अपने पास पैसेज, पैसेज को पहले केयरफुली हमें रीड करना है। वंस हैम एंड हो वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर पाइल ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी। तो क्या हुआ, इसका मतलब एक बार हेम और हो जो है वो अपने मित्रों को जो है अपना पाइल ऑफ चीज मतलब जो पनीर का जो ढेर था उसे देखने के लिए लेकर गए चीज स्टेशन सी पर, चीज स्टेशन सी पर लेकर गए। एंड पॉइंट टू इट, और इसकी तरफ इशारा किया, विद प्राइड घमंड से, सेइंग ये कहते हुए, प्रेटी नाइस चीज, बड़ा ही अच्छा पनीर, ऐसे उन्होंने प्राइड से कहा, घमंड से, कि कितना अच्छा पनीर का हमारा ढेर है। समटाइम्स दे सेड, यहाँ पे एस भी आएगा, वह समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है, एस सी से प्रिंट होना गलत रहेगा। समटाइम्स दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स, समटाइम दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स, कभी कभी वे इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे। एंड समटाइम्स दे डिडंट, और कभी नहीं भी करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वी डिजर्व दिस चीज, हैम सेड, हैम ने कहा कि हम तो इस पनीर को डिजर्व करते हैं, यानी कि ये तो हमारे पास होना ही चाहिए था क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हम इसे डिजर्व करते हैं। वी डिजर्व दिस चीज, हम इस पनीर को डिजर्व करते हैं, हैम ने कहा। वी सर्टेनली, हम निश्चित रूप से, हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड इनफ टू फाइंड इट, फाइंड यानी पाना, इनफ यानी पर्याप्त, लंबे समय तक, और कठिन। उसका लाइन का मतलब क्या हो पूरा, हमने निश्चित रूप से इसे पाने के लिए, किसे, इस चीज को, पनीर को पाने के लिए बहुत ही लंबा और मेहनती ही काम किया है, बहुत मेहनत की है और बहुत लंबी मेहनत की है हमने इस चीज को पाने के लिए। ऐसा किसने कहा, हैम ने कहा, हैम सेड। ही पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट, पिक्ड अप यानी उठाया, अ नाइस पीस एक अच्छा वाला पीस उसने उठाया, एट इट और उसे खा गया। उसने एक अच्छा वाला पीस उठाया और खा गया, किसने, हेम ने, हेम की बात चल रही है यहाँ पे। अब आफ्टरवर्ड हेम फेल अस्लीप, फेल अस्लीप का मतलब सो गया, इसके बाद जो है हेम सो गया। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर करता था, यानी कि अक्सर ही सो जाता था, ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही। एवरी नाइट, हर रात, द लिटिल पीपल, वो छोटे छोटे लोग, ये कौन है छोटे लोग, ये हेम एंड हो की बात हो रही है भाई, बहुत छोटे छोटे लोग, वुड वॉडल होम, वो घरों में छोटे छोटे डग भरते हुए जाते थे। वोडल का मतलब होता है छोटे छोटे, जो जैसे छोटे बच्चे चलते हैं, कोई बतख का बच्चा होता है, कोई जैसे किसी पक्षी का बच्चा होता है, छोटे छोटे डग भरते हुए आराम से चलता है, तो उसे कहते हैं वोडल। तो ये हर रात ये छोटे लोग जो है डग भरते हुए घरों में जाते थे, फुल ऑफ चीज, जो पनीर से भरे होते थे, उन घरों में जाते थे।
एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह दे वुड रिटर्न फॉर मोर, और वो जो है हर सुबह जो है वापस रिटर्न होते थे ज्यादा के लिए, ज्यादा पनीर को पाने के लिए वापस रिटर्न होते थे, वापस लौटते थे। ठीक है, तो वो एक तरह से पनीर को इकट्ठा कर रहे थे, ये बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, दिस वेंट ऑन, ये चलता रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये चलता रहा। यहीं पे अपना पैसेज जो है फिनिश हो गया है भाई। ठीक है, इसको आपने पूरा समझ लिया है। तो इसकी समरी ये है कि हैम और हो है दो फ्रेंड्स है जो पनीर को इकट्ठा कर रहे हैं और घरों में जाते हैं, नाइट को जाते हैं और जो है मॉर्निंग में वापस आ जाते हैं, लौटते हैं ज़्यादा पनीर के लिए। और वो इस पर प्राइड करते हैं कि ये देखो हमने जो पनीर का ढेर इकट्ठा किया है ये बहुत ही नाइस है, और जो है पनीर का ढेर जो नाइस, ये बहुत ही नाइस है, और जो है हमारा जो है पनीर का ढेर है ये हमने हमारी मेहनत से, बहुत लंबी मेहनत से पाया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू टाइप के, इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन पे आगे जो है मार्क एक 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हु वर फ्रेंड्स, देखिए हु वाला क्वेश्चन आ गया। हु वर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन थे, कौन थे मित्र, तो किन मित्रों की बात यहाँ पे हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट हैम एंड हो, तो हम यहाँ पर हैम एंड हो की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना हैम एंड हो। ठीक है, हैम एंड हो दोनों ही मित्र थे। वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज, तो उनका जो पाइल ऑफ चीज था वो कहाँ पर था, यानी कि पनीर का जो ढेर था वो कहाँ पर था। देखिए चीज स्टैंड पर था, या चीज स्टेशन पर था, या रेलवे स्टेशन पर था, या चीज स्टेशन सी पर था। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, पाइल ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी, ये देखिए सी भी लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चीज स्टेशन भी लिखा हुआ है और चीज स्टेशन सी भी लिखा हुआ है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन जो है बोर्ड बनाता है, इसमें अपना ये आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, हु सेड, किसने कहा, वी डिजर्व दिस चीज, किसने कहा कि हम तो इस पनीर को डिजर्व करते हैं। ये बात किसने कही थी, मैंने पहले ही बोला था, वी डिजर्व दिस चीज, हैम सेड, हैम ने कही थी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना बी, हैम ने ये बात कही थी। और फिर आ गए हम, हु एट द पीस ऑफ चीज, किसने खाया पनीर के पीस को, किसने खाया था। तो इस पैसेज में हम देखते हैं कि ही पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट, उसने एक नाइस पीस उठाया और खा गया। तो ये कौन बोल रहा है यहाँ पे, हेम। हेम ने ये बात कहते हुए कि वी सर्टेनली हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड इनफ टू फाइंड इट, ही पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट, यानी कि हेम की बात हो रही है। तो हेम इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा, हु एट द पीस ऑफ चीज। चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के अंदर जो है कोई वर्ड ऐसा ढूंढो जो इसका सिमिलर हो। यहाँ पे दे रखा है क्वालिफाई, क्वालिफाई यानी हम इसके लायक हो गए हैं या हम इसे डिजर्व करते हैं, तो वही डिजर्व, डिजर्व जो है ये देखिए ये डिजर्व। वोडल, वोडल नहीं होता है भैया, वोडल का मतलब डग भरते हुए चलना, पाइल का मतलब ढेर होता है, शेयर्ड का मतलब जो है वो एक दूसरे से शेयर करना होता है, जानते ही हो आप। तो ये डिजर्व जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये आ गए हम यहाँ पे, ये रहा अपना छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब आपको यहाँ पे विलोम शब्द ढूंढना है जो कि पैसेज में आया है, किसका, एनिमी का। तो जनरली आप जानते हो एनिमी यानी शत्रु, फो भी बोलते हैं एनिमी को, और उसका जो है अपना क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें आया ही है, ये जनरली सभी जानते हैं फ्रेंड का मतलब। ठीक है, तो ये अपना हो गया है, एक पैसेज तो कंप्लीट हो गया है, इसके आंसर हमने देख लिए हैं और इसे अच्छे से अपन ने समझ लिया है। अब इसके बाद चलते हैं अपन दूसरे पैसेज पर, इसे भी हम केयरफुली रीड करते हैं। एक रीडिंग तो हमें केयरफुली इसे देनी है, इसके बाद हम आगे इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको कम दिख रहा हो तो इसे थोड़ा सा जूम आपको कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देयर वाज अ यंग स्टूडेंट आर्चर, एक युवा विद्यार्थी तीरंदाज था। हूँ
रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, निपुणता, ठीक है। वो ऐसी प्रोफिशिएंसी पर पहुंच गया था इन हिज आर्ट, उसकी कला में वो इतनी प्रोफिशिएंसी पर पहुंच गया था दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री, कि वो एक तीर को एक पेड़ में जो है शूट कर सकता था, एंड देन और तब क्लीव, क्लीव यानी चीरना, दैट एरो इनटू टू, और उस जो पहले उसने तीर चलाया उसे वो चीर सकता था दो में, विद द नेक्स्ट शॉट, अगले शॉट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार एक युवा धनुर्धर विद्यार्थी था जो कि इतनी प्रोफिशिएंसी पर अपनी कला में पहुंच गया था कि वो एक तीर को जो है पेड़ में शूट करता और दूसरे शॉट से जो है उस पहले वाले तीर को जो है चीर कर दो कर देता था। ये इसका अपना ट्रांसलेशन हो गया। ही बिगेन टू बोस्ट, वो बोस्ट करने लगा, यानी कि सेकी बगारने लगा, दैट ही वाज अ ग्रेट आर्चर देन हिज गुरु, कि वो तो उसके गुरु जैसे भी बड़ा धनुर्धर है। वन डे हिज गुरु, उसके गुरुजी एक दिन अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग 70 साल के थे, आस्क्स द यूथ टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स। एक दिन उसके गुरु जो कि लगभग 70 साल के थे, उन्होंने उस यूथ से पहाड़ों के पार एक ट्रिप पर उसके साथ चलने के लिए कहा गुरुजी ने। द जर्नी वाज अनइवेंटफुल अंटिल दे कम टू अ डीप केजम, और उनकी यात्रा तब तक जो है फ्रूटफुल नहीं हुई, अनइवेंटफुल पूरी नहीं हुई, जब तक कि वे एक गहरी खाई पर नहीं आ गए। डीप केजम का मतलब खाई, गल्फ होता है इसका। अ सिंगल लॉग स्पान द केजम, और उस खाई के आर पार एक जो है लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, केवल एक। द गुरु वॉकड डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग, गुरु जो है चलकर जो है उस लॉग के सेंटर पे चले गए, यानी कि वो जो लकड़ी का लट्ठा था उसके बीचों बीच में चले गए। अनशोल्डर्ड हिज बाव, उन्होंने अपना धनुष उतारा, एंड टेकिंग एन एरो शॉट इट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड, और एक तीर निकालते हुए, टेकिंग मतलब निकालते हुए, शॉट शॉट कर दिया इट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर जो एक पेड़ था उसके अंदर उसे उस तीर को शॉट कर दिया, तीर का निशाना उन्होंने लगा दिया। हिज नेक्स्ट शॉट, और उनका जो नेक्स्ट शॉट था, क्लीव्ड द फर्स्ट, पहले वाले को चीर दिया, एरो इनटू टू, दो भागों में चीर दिया। ये गुरु ने करके दिखाया उसे कि उन्होंने एक तीर चलाया, दूसरी साइड के एक पेड़ था, और जो नेक्स्ट शॉट है उससे जो है उस पहले वाले तीर को चीर कर दिखा दिया अपने स्टूडेंट को, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं। नाउ इट्स योर टर्न ही सेड, नाउ अब इट्स योर टर्न, ये तुम्हारी बारी है, उसने कहा। किसने कहा? गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है। द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली, जो वो यूथ था वो जो है उस लकड़ी के लट्ठे पर धीरे धीरे जो है कदम कर चलते हुए आया, एंड केयरफुली, बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे चलते हुए आया। बट हिज हार्ट वाज इन माउथ, लेकिन उसका जो मुंह था, उसका जो दिल था वो उसके मुंह में आ गया, यानी कि एक तरह से कहावत है कि वो डर गया, उसका कलेजा मुंह को आना जैसे हिंदी में बोलते हैं वो, तो उसका जो दिल था वो उसके मुंह में आ गया। ही न्यू, वो जानता था, दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग, वो जानता था कि अगर उसने अपने पैरों को लॉस किया, यानी कि वो पैर जरा सा भी फिसला, ही वुड प्लंज टू हिज डेथ, तो मौत के मुंह में चला जाएगा, मौत के मुंह में गिर जाएगा। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे, एज ही स्ट्रंग एन एरो इनटू हिज बाउ, जैसे ही उसने एक तीर जो है अपने धनुष पर चढ़ाया तो उसके हाथ कांप गए। ही कुड नॉट फोकस ऑन द टारगेट, और वो क्या नहीं कर सका? टारगेट पर फोकस नहीं कर सका, अपने लक्ष्य पर वो फोकस नहीं कर पाया। व्हेन ही शॉट द एरो, और जैसे ही उसने एरो को शॉट किया, जैसे ही उसने तीर चलाया, इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर, तो ये पूरी तरह से मिस कर गया। ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से मिस कर गया पेड़ को, यानी कि पेड़ को नहीं लगा, उसका निशाना चूक गया भैया। अब आगे चलते हैं। विम्परिंग, विम्परिंग मतलब क्या होता है? रोना, बिलखना, डर के मारे रोना बिलखना, उसे कहते हैं विम्परिंग।
whimpering, रोते बिलखते हुए, he turned around, वो मुड़ा दूसरी तरफ, हेल्प मी, प्लीज मुझे बचाओ, ही shouted टू हिज गुरु, वह हेल्प के लिए उसके गुरु की तरफ चिल्लाया कि मुझे बचाओ, हेल्प मी, आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, और ओल्ड मैन कौन यहाँ पे, गुरुजी, गुरुजी जो है चलकर उसके पास गए, टुक हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम टू सेफ्टी, और उसे सुरक्षित जगह पे ले गए। लेड हिम टू सेफ्टी का मतलब सुरक्षित जगह पे ले गए। नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड, नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड, उन दोनों में से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला। ऑन द रिटर्न जर्नी द बॉय हैड रियलाइज्ड, ऑन द रिटर्न ऑफ आएगा यहाँ पे भैया, ऑफ मिस है अपना। ऑन द रिटर्न ऑफ जर्नी, उस यात्रा की समाप्ति पर, द बॉय हैड रियलाइज्ड, रियलाइज्ड यानी फील कर लिया उसने, उसे ये महसूस कर लिया था, वो समझ चुका था, दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज हार्ट, कि अपनी जो आर्ट, अपनी कला का मास्टर बनने के लिए, यानी कि निपुण व्यक्ति बनने के लिए, इट वाज नॉट एनफ, कि ये पर्याप्त नहीं था। क्या पर्याप्त नहीं था? जो उसने सीखा था वो पर्याप्त नहीं था अभी वो। टू नो, जानने के लिए, हाउ टू कंट्रोल द बाउ, कि धनुष को कैसे नियंत्रित किया जाए या कंट्रोल किया जाए, ही हैड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, तो ही हैड टू लर्न यानी उसे सीखना पड़ा, हाउ टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जाए, हिज माइंड, अपने माइंड को, टू भी, इसका मतलब हो गया कि ये जानने के लिए कि धनुष को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए उसे जो है अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीखना पड़ा। तो ये पैसेज हो गया अपना, ठीक है। पैसेज आपके समझ में आ गया पूरा, मैंने इसे जो है ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। जो मैंने आपको पैसेज सोल्व करने का जो बताया था फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूले से हमें चलना है। ये देखिए आ गया अपना ये, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, तो ये अपन ने पहले भी कर लिया। द गुरु, द गुरु वाज 70 years ओल्ड, उसके गुरुजी कितने, वो जो है 70 साल के थे। वाट स्पान द केजम, ये भी क्वेश्चन कर लिया। अ सिंगल लॉग, अ सिंगल लॉग स्पान द केजम, उस केजम पर क्या पड़ा हुआ था, केवल एक सिंगल लॉग उस पर पड़ा हुआ था, ये हमने पढ़ा भी है। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द यंग आर्चर, हमने पढ़ा ही है अभी, उस युवा धनुषधारी की क्या क्वालिटी थी, क्या गुण था उसका, तो उसका गुण ये था कि वो जो है he could shot, he could shot an arrow into a tree and then cleave, cleave यानी चीर देना, cleave it into two, दो पीस में वो इसे चीर देता था, with the next, नेक्स्ट सोर्स से, जो उसका नेक्स्ट सोर्स था, दूसरा तीर वो चलाता तो उससे वो जो है उसे जो है दो भागों में चीर सकता था, ये उसकी क्वालिटी थी, ठीक है। अब चलते हैं, व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड, तो वो धनुर्धारी कब डर गया, डरा कब था वो, तो हमें पता है कि वो जब से लॉक के सेंटर में आ गया और उसने निशाना साधा तो उसे बड़ा ही डर लगा, वो डर गया था, ठीक है। तो द यंग आर्चर हम लिखेंगे, द यंग आर्चर वाज अफ्रेड, was afraid when he was in the center of the log,
जब वो उसके सेंटर में आ गया और उसे गिरने का डर लगा, सेंटर इन द लॉग एंड बिगेन टू फॉल, गिरने लगा वो, बिगेन टू फॉल इनटू द केजम, ठीक है, इनटू द केजम। तो ये इसका आंसर हो गया भैया। अब चलते हैं आगे। हु मिस्ड द टारगेट, तो हु वाले क्वेश्चन का मैंने सीधा बताया कि हु को हटा देना है और इसके बाद में जिसका जो आंसर है वो लिख देना है। तो हु मिस्ड द टारगेट, टारगेट को किसने मिस किया था, हमने पढ़ ही लिया। तो टारगेट को मिस किसने किया था, गुरुजी ने किया था या यंग आर्चर ने किया था। तो द यंग आर्चर जो है मिस द टारगेट, द यंग आर्चर मिस्ड द टारगेट, अपने लक्ष्य को चूक गया था, कौन, यंग आर्चर। और हु हेल्प्ड द यंग आर्चर एंड हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी पैसेज में से, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से जो नीचे दिया गया जो ये वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड हमें पैसेज में ढूंढना है। यहाँ दिया गया है गल्फ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, खाई, गहरा खड्डा, तो उसका कौन सा होगा, आपने इसमें दिया गया है केजम, केजम, ठीक है, गहरा खड्डा होता है इसका मतलब ड या खाई। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया है अपना नाइन्थ, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें है, इसका हमें जो है ऑपोजिट वर्ड है जो पैसेज में से ढूंढ कर निकला है, तो डी पार्ट, डी पार्ट का मतलब होता है जिस जगह पे हमें वहां से अलग होना या वहां से चले जाना। तो इसका फिर वापस वो ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, वो होगा रिटर्न, रिटर्न यानी लौटना। इसका तो मतलब हो गया लौटना, कम बैक होता है, और इसका मतलब होता है चले जाना, किसी जगह को छोड़ना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो इस तरह से जो है हमने दो अनसीन पैसेज को कंप्लीट कर लिया है, और अनसीन पैसेज को हम कैसे सोल्व करते हैं ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझा दिया है। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैटर मैंने आपको दिया है वो सारा का सारा आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। I hope that you have understood all the content, all the matter that I have told you in this video. और अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ये तो पैसेज है, दो तीन पैसेज हम और देख लेंगे। अनसीन पैसेज मॉडल पेपर है मेरे पास, उसको भी हम सोल्व कर लेंगे, ट्रांसलेट करते हुए इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। और फिर जो है नेक्स्ट जो है हम पोइट्री सेशन पे चलेंगे, और आपका जो कंप्लीट ग्रामर है, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, पोइट्री सेशन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है, और इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लाइट है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट पैसेज एक्सट्रैक्ट है, इम्पोर्टेंट पोइट्री सेशन है, पोइम्स में जैसे उनकी क्रिटिकल समरी है, और इसके अलावा उनकी जो सेंट्रल आइडिया है, कैरेक्टर स्केच है, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो ये सभी आपके सिलेबस में, उन सबको भी हम कवर करने वाले हैं। बने रहिए इसी चैनल पर। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, to all my brothers and sisters for watching this video. See you again in the next video. जय श्री राम, जय हिंद।